मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज की कवर स्टोरी सबसे बड़ी खबर है। जी हां, हाइड्रोजन बम फटने वाला था, याद है ना? हाइड्रोजन बम। उससे पहले गठबंधन पर कौन सा फटा? बीड़ी बम। बीड़ी बम, बात इसकी करेंगे। कांग्रेस कैसे हिट होने के चक्कर में हिट हो गई। दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे, महाराष्ट्र में हलाल होम्स की तरह मजहब के नाम पर सोसाइटी बनाने को लेकर कैसे यूपी में भी घमासान छिड़ गया। मेरठ में भी ऐसी एक सोसाइटी पता लगी है, हैरान हो जाएंगे आप। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एक महिला आईपीएस अधिकारी के बीच तीखी बहस क्यों हुई? एक महिला आईपीएस अधिकारी को क्या धमकाया उप मुख्यमंत्री ने, बात इसकी चौथी कवर स्टोरी में। बंगाल फाइल्स पूरे देश में रिलीज हो गई आज, बंगाल में नहीं हुई। ऐसा क्या है बंगाल फाइल्स में, हम दिखाएंगे ना आपको। बंगाल के लोग भी देखिएगा, दिखाएंगे हम। लेकिन एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ा गया है। अशोक चिन्ह तोड़ा गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। फिर तो ये अभी मुझे अच्छा, तस्वीरें भी हैं, ये दिखाइए एक बार, तस्वीरें देखिए आप। ये राष्ट्रीय चिन्ह, ये देखिए आप। और इनका तो चेहरा भी दिख रहा है भाई, इन सब पर तो एक्शन होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? हजरत बल दरगाह में ये तो हमला है राष्ट्रीय चिन्ह पर। अच्छा, ये पूरी खबर अब आ गई है सामने। दरअसल हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने का मामला है ये वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, कोई बड़ा बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। हजरत बल दरगाह श्रीनगर, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को तोड़ा गया पत्थरों से। ये बहुत सीरियस मामला है। ये बताया गया फारूक अब्दुल्ला वहां दोपहर के वक्त पहुंचे थे। आज शुक्रवार का दिन है, जब वो गए उसके बाद बवाल बढ़ गया, उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। ये वो तस्वीर, ये देखिए आप तस्वीरें, क्योंकि हमने एनसर्कल करे इन सबके चेहरे। साहब चेहरे पहचानने बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर है। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी जो हैं, वो कह रही है, वो बचाव में उतर आई हैं इनके। वो कह रही है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। अच्छा, ये देखिए आप पोस्ट देखिए, पोस्ट। मुसलमानों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए था। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात पर कश्मीरियों का गुस्सा। धार्मिक भावनाओं को ठेस समझ नहीं आ रही खबर साहब, ये क्या? अशोक चिन्ह से किसकी धार्मिक भावना ठेस पहुंचेगी? अशोक चिन्ह तो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक, भारतीय गणराज्य की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक। और ये जो पत्थर से जो वक्फ बोर्ड का है ना, उस पर दरअसल अशोक चिन्ह था। अब खबर समझ में आ रही है। और उसको वहां पर कुछ लोग नाराज हो गए कि ये क्या है साहब, और फिर वहां पर तोड़ दिया पत्थर लाकर। फारूक अब्दुल्ला गए थे वहां पर दोपहर में। फारूक अब्दुल्ला के दरगाह से निकलने के बाद तोड़फोड़, दरगाह पर जियारत करने गए थे फारूक अब्दुल्ला। यह भी बड़ी खबर है। हजरत बल दरगाह फारूक अब्दुल्ला गए थे दोपहर के वक्त। जब वो वहां से निकले हैं तभी ये बवाल छिड़ा। अब ये अशोक चिन्ह जो था, ये वक्फ बोर्ड के, मैं एक बार खबर आपको समझा देता हूं, तस्वीरें दिखाइएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों की भीड़ ने राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मार मारकर तोड़ डाला है। हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक एम्बलम, ये देखिए, ये एक बोर्ड पर लगा हुआ था, जो वक्फ बोर्ड है उस पर एक चिन्ह बना हुआ था, अशोक एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह साहब, राष्ट्रीय प्रतीक। लोगों ने इसे बोला कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये कट्टरपंथी हैं साहब। ये लोग भारत में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ रहे हैं पत्थरों से।
इन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ कहते हुए पत्थरों से अशोक चिन्ह को तोड़ डाला, तोड़ दिया। सबके चेहरे देखिए, 1 2 3 नंबरिंग करिए, सबके चेहरे साफ। ये तो इन सब पर तो एक्शन होना चाहिए। दरगाह में अशोक चिन्ह लगाए जाने से लोग नाराज थे। उनका कहना था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है। ये लोग पता नहीं कम अक्ल हैं क्या हैं, ये कह रहे हैं कि मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो ये कह रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। मैं फिर से बता रहा हूं, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हजरत बल दरगाह का एक हिस्सा रेनोवेशन के बाद खोला गया। ये हिस्सा रेनोवेशन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा रेनोवेशन के बाद खोला गया था। वहां अशोक चिन्ह वाला संगमरमर का एक बोर्ड लगाया गया था और 3 सितंबर को इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष उन्होंने किया था। अच्छा, जो बीजेपी के नेता भी हैं, जो हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां आंद्राबी, जो बीजेपी के नेता हैं, और लेकिन 3 और 4 सितंबर को अशोक चिन्ह वाले बोर्ड के खिलाफ तोड़फोड़ की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आज क्या हुआ ये देखिए आप, ये सुनिए एक मिनट क्या हुआ वहां पर, देखिए आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने लिखा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है, ये सबसे बड़ा पाप है मूर्ति पूजा। वो अशोक चिन्ह बना हुआ था उसको तोड़ दिया, वो कह रहे हैं मूर्ति पूजा पाप है, ये बड़ा पाप है, हमारे ईमान की बुनियाद तौहीद है। हजरत बल दरगाह में एक मूर्ति स्थापित इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। अब पता नहीं समझ में आ रहा, देश की पूजा पाप होती है क्या? मतलब वो तो देश की राष्ट्रीय अस्मिता, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों को, ये देखिए हम सब ने तो साहब, ये सारा वीडियो था, हमने तो चेहरे निकाल लिए। ये ब्रेकिंग हटाइए, इन सारे चेहरों को स्क्रीन पर रखिए साहब, ये हटाइए ब्रेकिंग 1 सेकंड के लिए, ताकि लोग देख तो पाए। ये सारे वो हैं जिन्होंने अशोक चिन्ह पर हमला किया है। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4, इन चारों के चेहरों को पहचान लीजिए साहब। राष्ट्रीय चिन्ह तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक विरोध होता है, सारी चीजें हैं, वो ठीक अपनी जगह, लेकिन यहां तो एक मिनट, रिफत जुड़ गए। रिफत, क्या हुआ, क्या था ये? क्या कोई कंफ्यूजन हुई थी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा जो है, इस मूर्ति पूजा जो है गलत है, इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन खबर तो है वो तो अशोक चिन्ह पर पत्थर मारे गए ना, उसको तोड़ा गया है ना रिफत। देखिए अमन, दरअसल यहाँ पे ये जो दरगाह हजरत बल है सबसे बड़ी श्राइन है। लाखों लोग वहाँ पे प्रेयर्स के लिए आते हैं, चाहे ईद हो, फ्राइडे प्रेयर्स हो या ईद मिलादुन नबी हो। क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो है यहाँ पे तैयारियां की जा रही थी और इससे पहले इस दरगाह श्राइन को रिनोवेट किया गया और इसको बहुत डेकोरेट किया गया। अब कुछ दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया गया और जो वहाँ पे उसका स्टोन लगाया गया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से, दरख्शां आंद्राबी उसकी चेयरपर्सन है, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया और उसके लेफ्ट साइड में ये जो एम्बलम लगा है, कुछ लोग आ गए आज, क्योंकि आज फ्राइडे प्रेयर्स भी थी और उसके बाद एक मिनट, अब तो वो आ गया, वो एक मिनट दिखाइए जो अभी तस्वीर चली। ये देखिए, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो नेशनल एम्बलम, ये तो अशोक चिन्ह है, इसको तोड़ा है। वो कह रहे मूर्ति पूजा गलत है। ये पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर। रिफत, ये तो अशोक चिन्ह है। ये लोग जो कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पोस्ट किया, जो यहाँ पे ये लगा था, ये उसी स्टोन पे लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, जब इस रिनोवेशन के काम को इनॉग्रेट किया गया और उसके बाद ये लगा। लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये मूर्ति की पूजा होगी, यहाँ पे ये लगाना जायज नहीं है। और उसके बाद जो है वहां पे प्रोटेस्ट हुए। पहले तो वो लोग जिन्होंने ये तोड़ा, बड़े बड़े पत्थर उन्होंने हाथ में लिए और इस चिन्ह को तोड़ा और साथ ही प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए और उसके बाद काफी सारी महिलाएं आई और उन्होंने भी नारेबाजी की। हालांकि इस वक्त हालात काबू में है, लेकिन इस पे काफी सारा मामला जो है वो शुरू हो गया है। जो चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, तो उन्होंने डिमांड की है कि जिन्होंने ये किया है उनको पीएसए के तहत बंद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
और एक एमएलए के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिन्होंने एक्स पे स्टेटमेंट जारी किया था और पोस्ट किया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिफत सीधे ये कहा मुझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जी रिफत मुझे ये समझाइए, कुछ कंफ्यूजन हुई क्या वाकई, या ये जानबूझकर अशोक चिन्ह तोड़ा गया? क्योंकि मैंने जो पोस्ट पढ़े हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से, जो विधायक हैं उनके, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एक धार्मिक चिन्ह था और ये मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा हमारे में गलत मानी जाती है, इसलिए हमने तोड़ दिया। ये कोई मूर्ति थोड़ी ना थी, ये तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह था। कुछ कंफ्यूजन हुई थी क्या? देखिए, ये तो वही जवाब देंगे कि उन्होंने क्या मंशा थी उनकी, क्या सोच के ये तोड़ा। लेकिन चेयरपर्सन ने सीधे कह दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हंगामा हुआ। उन्होंने हालांकि सीधे सीधे नाम लिए बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधा और कहा कि ये उनके गुंडे हैं, उन्होंने आज तक ऐसा ही करवाया, पिछले 40 साल से ऐसा ही होता आया है। क्योंकि जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनका ताल्लुक बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और इस वक्त वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और उन्हें MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा हासिल है। तो उन्होंने सीधे ये कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही निशाना साधा कि उनके लोग थे। मैं कह रहा हूं रिफत भाई, रिफत बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, सारे भारतीय तो हैं, ये तो सारे भारतीय ही तो हैं, भारत में है ना, ये तस्वीरें तो हमारे भारत की हैं, ये सारे भारतीय हैं, सबके चेहरे पहचानिए। BNS की धारा जो है ना, ये दंडनीय अपराध है। BNS की भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है और इसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। चेहरे दिखाइए एक बार स्क्रीन पर दोबारा, ये देखिए क्या हाल किया है, ये देखिए आप, ये सत्यमेव जयते नीचे लिखा है अशोक चिन्ह, उसको तोड़ डाला, ये कहते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि साहब मूर्ति स्थापित इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए हमने तोड़ दिया। यही नहीं, इल्तिजा मुफ्ती वो भी कह रही हैं कि उन्होंने दे एक्सप्रेस देयर एंगर ऑन समथिंग, समथिंग नहीं है मैडम, इल्तिजा जी अगर आप देख रही हैं, आप भी भारतीय हैं, समथिंग नहीं है, आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, ये अशोक चिन्ह है। कह रही हैं कि दे एक्सप्रेस देयर एंगर ऑन समथिंग विच हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। वो जस्टिफाइड ठहरा रही हैं, इल्तिजा मुफ्ती इसको जस्टिफाइड ठहरा रही हैं। और यही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियली भी अब शायद पोस्ट कर दिया है रिफत, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो लिख रहे हैं शी शुड फील अशेम्ड फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मजहब, ये मजहब की बात कहां से आ गई इसमें? ये रिफत आपकी कुछ देखिएगा, नॉर्मली जो ये लोग कह रहे हैं, जो इनका इल्जाम है कि इसकी शक्ल मूर्ति जैसी है, तो लेकिन हकीकत यह है कि ये एम्बलम है और ये बिल्कुल उस स्टून पे था जिसे रिनोवेशन के काम को इनॉग्रेट किया गया। तो अभी आज जो दरख्शान अंद्राबी है, उन्होंने ये कहा कि पैसों पे भी ये होता है और जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी लीडर आएंगे तो फिर उन्हें तलाशी की जानी चाहिए, पर्स उनका बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर पैसा जो है उनके लिए हराम है। तो इस तरीके की अब इसमें कंट्रोवर्सी बड़ी शुरू हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा अब वक्फ बोर्ड ने किया है। हालांकि अभी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि एफआईआर अगर दर्ज की गई है तो किन धाराओं के तहत की गई है और की भी गई है या अभी पुलिस इसका इंतजार कर रही है। लेकिन कोई डिटेन करने की या किसी को अरेस्ट करने की अभी कोई खबर नहीं है। हालांकि आज हो सकता है कि पुलिस पहले वेट एंड वॉच करें, क्योंकि एक बड़ी गैदरिंग होनी है दरगाह हजरत बल में, क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी की तकरीब है और उस सिलसिले में तकरीबन 1 लाख लोग, 50,000 से 1 लाख लोग दरगाह हजरत बल में मौजूद होते हैं। हालांकि इस वक्त जैसा मैंने कहा, ऐसे हालात में शांति बिल्कुल इस वक्त बरकरार है। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई मुझे ये समझना है, इन सबके जेब में भारतीय नोट होगा, उसको भी फाड़ देंगे फिर ये लोग, क्योंकि अशोक चिन्ह तो भारतीय इंडियन करेंसी पर भी होता है ना। ये जितने ये ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं सारे, ये सबके ये पर्स, फिर ये इनके जेब में क्या पाकिस्तानी रुपया है क्या? ये पाकिस्तानी करेंसी लेकर घूम रहे हैं क्या ये सब? जी, तभी चेयरपर्सन ने यही कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी को और वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को ये कहा कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आएंगे, खासतौर से या एमएलए आएंगे, तो उनकी तलाशी ले लीजिए और उनकी जेब में अगर कोई भी पैसा है वो उनसे ले लीजिए, वो लेके अंदर नहीं आ सकते हैं, तो वो फिर मकरू है। ये उनके अल्फाज थे। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें राजनीति भी अब शुरू हो गई है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, पिक्चर्स साफ बता रही हैं हुआ क्या। और जैसा मैंने कहा कि वहां पे था ये कि एक स्टोन थी
वो इनॉग्रेशन जो हुई थी, जैसे फाउंडेशन स्टोन होती है, उसके बाद जब इनॉग्रेट किया जाता है किसी काम को, जब वो मुकम्मल होता है, उसके बाद पत्थर पे लिखा होता है कि ये काम ने किसने कराया, कब इसकी इनॉग्रेशन हुई। तो उसी के लेफ्ट साइड में ये चिन्ह था, जो एम्बलम है, तो उसी को तोड़ा गया और एक आदमी ने नहीं, कई लोगों ने इसको पत्थर से तोड़ा। और दरक्षा अंद्राबी जो हैं वो शायद एक बार संभवतः कुछ बात करिए, अगर हम सुना पाए, एक बार सुनिए। रहे आज उन्हें बिल्कुल इनको तो प्रॉब्लम मेरे से, मेरी जात से, मेरी पार्टी से है, और इनको मेरी पार्टी पे उंगली उठाने का मौका नहीं मिला वक्फ में, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे हुक्म दिया था कि आपको वक्फ में सबसे ज्यादा अच्छा काम करना है, आपने दरगाहों को सजाना है, आपने मस्जिदों को सजाना है, आपको अकाउंटेबिलिटी लानी है। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर का फरमान था, ये मेरे होम मिनिस्टर का फरमान था, और जो मुझे आशीर्वाद था। दरअसल आप सुन रहे थे दरक्षा अंद्राबी, जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों पर तो एफआईआर होनी चाहिए, बल्कि यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई ना तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। दरक्षा अंद्राबी ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने दरगाह में घुसकर राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा, अपमान नहीं, तोड़ा है, पत्थरों से तोड़ा है, हमला किया है, क्या वो दरगाह में बिना नोट के आते हैं? क्योंकि इंडियन करेंसी पर भी तो अशोक चिन्ह है। दरक्षा, या तो ये कम अक्ल लोग हैं, और कुछ और लोगों ने क्या कुछ कहा है, वही क्या कह रही है दरक्षा अंद्राबी, और क्या कह रही है, एक बार सुनिए। है जिस दरगाह को हम, ये क्या दरगाह को इन्होंने औरतें गाड़ियों में लाई, वो बाहर से थी, इनका एक प्लान था, अंदर इनको तोड़ फोड़ करनी थी। मैंने अपनी सिक्योरिटी को वार्न किया, अभी भी किया, और आपके जरिए से भी वार्न कर रही हूं, ये तो मेरे जान के पीछे पड़े ही हुए थे। अब इनको लग रहा है कि यही लोग, ये सारे ही लोग, क्योंकि इनको तो पहले से ही दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन है, और इनको ये काम कभी अच्छा ही नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल लगा रही हूं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फारूक अब्दुल्ला के दरगाह से निकलने के बाद ही ये देखिए चेहरे, एक बार दोबारा से एक बार बस चेहरे दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर। एक बार मुझे वो चेहरे दिखा दीजिए। आज 140 करोड़ भारतीयों को इन सबको पहचानना चाहिए। ये मेरी नज़र में साहब ये लोग गद्दार हैं, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, बीच की लाइन क्यों बोलनी साहब, इन सबको पहचानिए। ये देखिए, ये कह रहे थे कि मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है, इसलिए हमने तोड़ दिया। इनका मकलों को कोई समझाए, ये अशोक चिन्ह है, ये भारतीय गणराज्य की धर्मनिरपेक्षता वाली जो छवि है उसका प्रतीक है, भारतीय प्रतीक है, भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, 4, ये तो 4 ही दिखा पाए हम, क्योंकि वीडियो में हम इतना ही ग्रैब कर पाए, अभी तो बड़े सारे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया साहब, वहां पर पुलिस पर हमला किया, अशोक चिन्ह पर हमला किया। ये और एक तीसरी बड़ी खबर ये बताई गई है, इल्तिजा मुफ्ती जो कह रही है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इल्तिजा मुफ्ती मुझे नहीं पता, इंडियन करेंसी यूज करती होंगी शायद। अगर इल्तिजा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप इंडियन करेंसी यूज करती हैं तो फाड़कर फेंक दीजिए, या आपकी जेब में पाकिस्तानी नोट है, इंडियन करेंसी यूज करती है ना, तो उस पर अशोक चिन्ह होते हैं। पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट, उस पर भी अशोक चिन्ह है, उसको भी फाड़ दीजिए। फिर आपने और आप जस्टिफाइड ठहरा रही हैं, वो कह रही है कि इससे अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो उसको समझना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी यही दलील दी जा रही है। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए आप, एक बार दोबारा से तस्वीरें देखिए, क्योंकि सारे चेहरे, और उसके बाद ये देखिए आप, राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा गया, वीडियो देखिए आप। और उधर मध्य प्रदेश के सागर में बड़ी खबर यह है, ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सागर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाइक रैली थी, सर तन से जुदा के नारे लगे हैं साहब, सर तन से जुदा के नारे। बाइक रैली के दौरान कुछ लोगों ने सर तन से जुदा के ये नारे लगाए, कट्टरपंथी नारे, गला काट कट्टरता का जो ये लोगों में खत्म। सुनाइए एक बार।
सर तन से जुदा वाली मानसिकता, उधर अभिव्यक्ति पर डायरेक्ट एक्शन की बात करना बहुत जरूरी। बंगाल फाइल आज रिलीज हो गई, बंगाल में नहीं हो पाई, बात इसी की करेंगे। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता भी चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डिमांड आ रहा है। पुलिस जो है गुंडागर्दी में उतर आई है टॉप लेवल पॉलिटिशियंस के कहने पे। खुद बुक भोगी है और उनकी मजबूरी यह है कि वो एक सर्टेन वोट बैंक को अपील करना चाहती है। ममता जी, आप इतनी बार खैर बोल चुके हैं, सब लोग सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा। प्लीज एक बार हमारी फिल्म देखिए, देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। गुजरात में गोधरा होता है, गुजरात जलता है, तभी गुजरात फाइल्स नहीं होता। जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर फाइल्स नहीं होता, तो उसका विवेक वो सिलेक्टिव विवेक है, सिलेक्टिव विवेक। उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। पे कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर फाइल्स भी सबका मोबाइल में है, बंगाल फाइल्स भी चला गया है। मैं आभारी हूँ विवेक उन्नील जी, उन्होंने इसको खुलासा किया। सत्य पर आधारित है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जो है इस फिल्म को देखें और सत्य को जानें। पूरे देश में रिलीज हो चुकी है बंगाल फाइल, बंगाल में नहीं हो पाई। वहां के थिएटर जो मालिक हैं वो रेडी नहीं है, तैयार ही नहीं है, डर इतना है साहब। अब ये बात करेंगे कि आखिर क्या है इस फिल्म में, बंगाल फाइल्स में आखिर क्या है ऐसा कि पश्चिम बंगाल में एक भी थिएटर इस फिल्म को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज का डर है, क्यों टीएमसी के कई नेता इस फिल्म से इतने सुलगे बैठे हैं? आखिर क्या है इस फिल्म में कि कोलकाता पुलिस ने इस फिल्म का ट्रेलर तक रिलीज नहीं होने दिया? बवाल हो गया साहब। बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म की रिलीज रोक करके 80 साल पहले जिन्नाह के महापाप पर पर्दा डालने की कोशिश है। ये पूरी आज थोड़ा सा आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। ऐसे सारे सवाल ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि टीएमसी और इंडिया अलायंस के कई नेता भले ही ममता बनर्जी को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन मानती है, फिर भी पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं तो कम से कम हो चुकी हैं साहब, जो कितने विचारों की आज़ादी है बंगाल में वो बता देती हैं। एक वो जावेद अख्तर का प्रोग्राम जो है वो टल गया था, याद है आपको? जावेद अख्तर का प्रोग्राम बताया गया कि जमीयत ने विरोध कर दिया था, तो टल गया प्रोग्राम, क्योंकि वो कहते थे जमीयत की जावेद अख्तर जो है शैतान, इसलिए इनका प्रोग्राम नहीं। तो जमीयत ने तय करा और नहीं हुआ प्रोग्राम। उधर बंगाल फाइल्स अघोषित बैन ही तो है साहब, ये अघोषित बैन ही है, बंगाल को छोड़कर पूरे देश में रिलीज। अच्छा, शायद कुछ लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये फिल्म अगर देख ली तो टीएमसी के वोट कट जाएंगे, शायद, पता नहीं क्या मतलब। जिन्ना के पाप पर पर्दा डालने से किसके वोट पक्के हो रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जिन्ना समर्थक शायद भड़क जाएंगे। क्यों? एक फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम को राष्ट्रपति को से दखल देने की अपील की गई। बंगाल के लोग इन सारे सवालों का जवाब फिल्म देखकर ढूंढ सकते हैं, फिल्म देखिए साहब। लेकिन फिल्म तो बंगाल में रिलीज ही नहीं हुई है, इसलिए साहब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे दर्शक है बंगाल में जो जानना चाहते हैं क्या है, हम बताते हैं साहब। देखिए, ये जो फिल्म है ना बंगाल फाइल, जरूर देखिएगा। ये आजादी से पहले कोलकाता और नोआखली में हिंदू विरोधी दंगों पर आधारित है, ठीक? इसे कोलकाता किलिंग कहा जाता है, कोलकाता किलिंग, ठीक? फिल्म में क्या बताया गया? हिंदू नरसंहार, 16 अगस्त 1946 का हिंदू नरसंहार। फिल्म में क्या बताया गया कि पाकिस्तान की मांग के आगे देश को झुकाने के लिए ना मुस्लिम लीग के नेतृत्व में 4000 से ज्यादा हिंदुओं को काटा गया, मारा गया था, 4000 से ज्यादा। उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री जो था वो था जिन्ना का भरोसेमंद हुसैन सोहरावर्दी, जिसके इशारे पर क्या हुआ था, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान, 4000 हिंदुओं का नरसंहार। शुक्रवार जुमे का दिन कोलकाता में जानबूझकर छुट्टी रखी गई। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है, ताकि कोलकाता में हिंदू अपने घरों पर ही रहें। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता पाकिस्तान की मांग पर इकट्ठा हुए, फिर अचानक हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया। उस वक्त की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदू नरसंहार के लिए कोलकाता में ट्रकों में भरकर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता लाए गए थे। फिर मारकाट मची, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, धार्मिक नारे लगाते हुए कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया, महिलाओं का बलात्कार करके मारा गया। रविंद्र दत्ता नाम के एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया था कि मुस्लिम लीग के दरिंदों ने महिलाओं को मारकर उनके नग्न शव
बीफ की दुकानों में टांग दिए थे और विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को बलात्कार के बाद हॉस्टल की खिड़कियों पर टांग दिया गया था। बहुत खौफनाक, दर्दनाक, मतलब सही में पूरा इसका देश को सच जानना चाहिए। बंगाल में रिलीज ही नहीं होने दी जा रही। फिल्म में बताया गया कि मुस्लिम लीग के दरिंदों से डरकर कई हिंदू महिलाओं ने खुद को आग लगा ली अपनी अस्मिता बचाने के लिए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसे कट्टरपंथियों को बचाने से किसका फायदा। ये क्या टीएमसी के खिलाफ है फिल्म? ये टीएमसी के खिलाफ तो है नहीं, दीदी की पार्टी की, तो फिर क्यों विरोध हो रहा है? हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी कहती है हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो थिएटर वाले खुद ही नहीं लगा रहे, हम क्या करें। हाँ, ट्रेलर रिलीज नहीं होने दिया। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा मुस्लिम लीग की दरिंदगी को सामने लाने के लिए है और इसके बावजूद टीएमसी का कहना है कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म है। टीएमसी सांसद कुणाल घोष कह चुके हैं कि फिल्म नहीं है, यह राजनीतिक वीडियो है जो चुनाव प्रचार के उद्देश्य से बनाया गया। टीएमसी, ये देखिए कुणाल घोष, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। टीएमसी का यह बयान समझ से इसलिए परे है क्योंकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा वो तो हिंदू नरसंहार पर है। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, ये अभिव्यक्ति पर डायरेक्ट एक्शन है वैसे ममता बनर्जी का या ममता सरकार का, हम कह सकते हैं साहब। ये अगर ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सच है, आज के चुनाव से क्या लेना देना है? क्यों टीएमसी को लगता है साहब कि 80 साल पहले हुए हिंदू नरसंहार का सच दिखाने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बंगाल में चुनाव होने हैं, टीएमसी को नुकसान हो जाएगा? समझ ही नहीं आ रहा है कि जिन्ना के दरिंदों का महापाप सामने लाने से बीजेपी को फायदा, टीएमसी को नुकसान। क्यों? मतलब टीएमसी का भी ये कहना है कि बंगाल फिल्म को स्क्रीन ना देने का फैसला सरकार का नहीं है। वो कह रही है थिएटर मालिक है, हम नहीं, वो थिएटर मालिक स्क्रीन नहीं देना चाह रहे। थिएटर मालिक खुद एक भड़काऊ फिल्म नहीं दिखाना चाहते। विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी का आरोप है साहब कि ममता बनर्जी की मर्जी के बिना ऐसा संभव है ही नहीं। सुनिए। जिसका विवेक जब गुजरात में गोधरा होता है, गुजरात जलता है, तभी गुजरात फाइल्स नहीं होता। जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर फाइल्स नहीं होता, तो उसका विवेक वो सिलेक्टिव विवेक है, सिलेक्टिव विवेक। उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। उसका अपने इंडस्ट्री से, बंगाल से भी बहुत सारा प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स जो बोलना चाहिए था सब बोल दिया। दिस इज अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन कि इतनी मेहनत करके हमने एक फिल्म बनाई है और आई एम 100% श्योर जब वो खुद देखेंगी एज अ बंगाली, शी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट। यू नो, ममता जी आप इतनी बार खैर बोल चुके हैं, सब लोग सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा। प्लीज एक बार हमारी फिल्म देखिए, देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धमकाने वाला जो कॉल सामने आया था, जो एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया था अजीत पवार ने, डिप्टी सीएम ने, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अजीत पवार के धमकी वाले फोन कॉल के बाद राजस्व विभाग के तहसीलदार ने अवैध खनन के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। अवैध खनन का वहां पर काम चल रहा था, वहां पर जो है आईपीएस ऑफिसर, लेडी आईपीएस ऑफिसर वहां पर पहुंची, फोन मिलाया, डिप्टी सीएम लाइन पर थे। एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। अच्छा, एफआईआर में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप तो यहां तक है कि डिप्टी सीएम ने काम में बाधा पहुंचाई, एक पुलिस अफसर जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है। एनसीपी के उस कार्यकर्ता बाबा जगताप के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई है, जिसने अजीत पवार को फोन मिलाया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक और बड़ी खबर है, अच्छा सफाई भी दे दी है, यह भी मुझे बताया जा रहा है। अजीत पवार ने सफाई अब दे दी है फाइनली। उन्होंने लिखा है कि सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हो रहे हैं जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और ना बिगड़े। हालांकि क्या ऑडियो था क्या नहीं था ना, वो मैं आपको आगे, अच्छा ये पूरा पोस्ट उनकी तरफ से कि मेरे लिए शासन, कानून का शासन सर्वोपरि है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, मैं पारदर्शी शासन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। एक बार हम वो ऑडियो कॉल सुना सकते हैं, अगर हम वो सुनाएं कि हुआ क्या, क्योंकि महाराष्ट्र के सोलापुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें डिप्टी सीएम और एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है, उनके बीच में बातचीत हो रही है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी है अंजना कृष्णा, जो आपको नजर आ रही है, वो जिनके हाथ में फोन है। अंजना कृष्णा ने
जिस तरह महाराष्ट्र के सीएम अजीत पवार को जवाब दिया, उसको लेकर लगातार लोग उनकी बात कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार के व्यवहार और लेडी आईपीएस अफसर के साथ बातचीत में उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार सुनाइए, वीडियो सुनाइए आप, जिस पर आप अजीत पवार ने सफाई भी दिया। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, आपका नंबर दे दो ना। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है तो एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे। सुनो। हाँ यस सर। ओके, थैंक यू। जो आज दादा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ देखनी चाहिए। पब्लिक का काम था क्या नहीं वो भी देखना चाहिए, और उसके बाद दादा को क्रिटिसाइज करें पॉलिटिकल। चलिए आगे बढ़ेंगे, उधर बात करेंगे हलाल हाउसिंग की। ये कल मुंबई वाली खबर आपको बताई थी, अब यूपी में कहां पर आ गई है इसी तरह की सो कॉल्ड हलाल हाउसिंग। बवाल छिड़ गया बात अब इसकी। ये नहीं होना चाहिए। भारत एक सेक्युलर देश है, या सेक्युलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। उस सोसाइटी के माध्यम से दोबारा से एक और मिनी पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरी मुस्लिम कॉलोनी है, और यहाँ जो कॉलोनी के ओनर हैं वो महेंद्र नाथ लाला जी हैं, वो यहाँ पर उन्हीं की देख देख में कॉलोनी डेवलप होती है। ये कौन सा तरीका होगा कि आप आपके धर्म के हिसाब से इसका खिलवाड़ करोगे और बिना बंदे की शांति भंग करोगे? ये होने देंगे नहीं। ना हिंदुओं के लिए ऐसी टाउनशिप अनाउंस हो सकती है, ना मुसलमानों के लिए अनाउंस हो सकती है। इसीलिए मैं भी इस भूमिका का विरोध करता हूँ। दरअसल पूरे समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल महाराष्ट्र के मुंबई से सटे कर्जत में मुसलमानों के लिए हलाल टाउनशिप के विज्ञापन को लेकर बीजेपी, शिवसेना, हिंदू संगठन कह रहे थे कि साहब ये देश की अखंडता के लिए खतरे की घंटी है, ये गजवा हिंद की बड़ी साजिश है। इस विवाद के बीच अभी ये तो पूरा मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है, वहां पर अभी चल ही रहा है कि ये क्या, क्यों, कैसे, हलाल एनवायरनमेंट, ये सब क्या है बवाल। अभी एक और मिल गई ऐसी सोसाइटी दिल्ली से करीब 1 घंटे की दूरी पर, ऐसा ही एक और मामला जहां भी उसी तरह के हलाल लाइफस्टाइल देने का वादा, दावा कि हलाल लाइफस्टाइल दिया जाएगा, हलाल एनवायरनमेंट की गारंटी, लाइक माइंडेड फैमिलीज की गारंटी। वहां तो था ना, वो तो 78 में से 72 फ्लैट जो जिसने खरीदे वो सारे मुस्लिम थे। यहां भी सेम टू सेम ऐसा केस, अब्दुल्ला रेजिडेंसी। सुनिए क्या है खबर। यूपी के मेरठ में भी एक ऐसी टाउनशिप का तेजी से निर्माण हो रहा है। अच्छा, वो तस्वीर भी है, नाम है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व है, ऐसा दावा है। इस सोसाइटी का नाम मैंने बताया अब्दुल्ला रेजिडेंसी। अब क्या था, कर्जत के सुकून एम्पायर की तरह यहां भी हलाल एनवायरनमेंट की पूरी गारंटी है, यहां पर भी। वहां क्या था, 78 फ्लैट है जिनमें से 72 फ्लैट बिक गए। सब में बात एक कॉमन, सारों का रिलीजन मुस्लिम।
मेरठ के अब्दुल्ला रेजिडेंसी में 78 प्लॉट हैं, 78 प्लॉट। ज्यादातर प्लॉट बिक चुके हैं, तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। वहां मुंबई वाले में सुकून एम्पायर की तरह अब्दुल्ला रेजिडेंसी में भी मस्जिद बनकर तैयार हो चुकी है, मतलब फुल हलाल एनवायरनमेंट देने का वादा। यहां पर इस टाउनशिप के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। स्थानीय पार्षद ने मामले में आरोपी बिल्डर के खिलाफ एक्शन की मांग की, तो वहीं यूपी सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश करने और कार्रवाई की बात की है। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी है और यहाँ पर टोटल 78 मकान हैं। यहाँ ये सिंगल गेटेड कॉलोनी है, मस्जिद अवेलेबल है, पार्क है और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, पूरी मुस्लिम कॉलोनी है। वहाँ पर कोई मस्जिद भी बनी है, अभी हम लोग ये जांच कराएंगे कि उसकी अनुमति थी या नहीं थी, कहीं से नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ। पूरे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के लिए हम कमिश्नर स्तर से और शासन स्तर से आवश्यकता पड़ी तो पूरी जांच कराएंगे और जो सत्यता है वो बाहर निकल कर आएंगे। जो इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बिल्डर इसके पीछे काम कर रहा है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और इस शासन में बैठे हुए बड़े अधिकारियों से कहता भी हूँ कि इसका त्वरित तत्काल संज्ञान लिया जाए कि जो लोग धार्मिक आधार के ऊपर इस तरीके से बांट रहे हैं। मेरे को पता भी चला है कि वहाँ पर एक धार्मिक संग्रहालय, धार्मिक संस्थान भी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, जो कर्जत वाला मामला ना, सुकून एम्पायर सोसाइटी, सुकून एम्पायर हलाल एनवायरनमेंट बवाल हो गया उसको लेकर। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज इसको लेकर प्रदर्शन किया, दिखा सकते हैं अगर हम वो तस्वीरें, जो प्रदर्शन हुआ है आज। बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग की, बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता बिल्डर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, जबरदस्त हंगामा किया। ये देखिए आप, शिवसेना के कार्यकर्ता बिल्डर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, हंगामा किया। इलाके के रहने वाले लोगों ने भी ऐसे विज्ञापन पर कड़ा एतराज जाहिर किया कि साहब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ये क्या आपने ड्रामा लगा रखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। मामले में बढ़ते विवाद के बाद सोसाइटी के बाहर लगी होर्डिंग को अब हटा दिया गया है। जी हाँ, ये देखिए आप, अब होर्डिंग, पहले होर्डिंग अब हटा दी, पहले ये होर्डिंग नजर आ रही है, अब हटा दी गई है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, सोसाइटी के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई जिसमें खास समुदाय को दर्शाने वाला विज्ञापन था। बड़ा बवाल हुआ और अब होर्डिंग को हटा दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारी बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ इस बिल्डर पर बल्कि ऐसी किसी भी सोसाइटी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हाइड्रोजन बम। नहीं, हाइड्रोजन बम नहीं, उसका तो पता ही नहीं है, बीड़ी बम की करेंगे। गठबंधन पर फट गया शायद बीड़ी बम। बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? बिहार से लेकर के आपत्तिजनक तक की बात तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे राहुल गांधी जी। हाइड्रोजन बम, साहब गठबंधन पर ही बीड़ी बम फट गया ऐसा लग रहा है। खबर सुनिएगा। पहले हिंदी, हिंदू, बिहार और बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने वाली पार्टी के नेता को बिहार बुलाया गया। पहले क्या हुआ था? हिंदी, हिंदू, बिहार और बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने वाली पार्टी के नेता को बिहार बुलाया गया। अच्छा, ये वो तस्वीर भी आप देखेंगे, स्टालिन जिनकी पार्टी के नेताओं ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए थे, गोमूत्र स्टेट्स बताया था, पहले बुलाया। उनको गठबंधन ने मंच देकर बिहारियों की भावना को ठेस पहुंचाई, ऐसे आरोप लगे। बीजेपी ने यहां तक कहा कि बिहारियों का अपमान है, मतलब जो बिहार के लोग हैं वो अपमान का घूंट पी रहे हैं। गठबंधन के मंच से ऐसे लोगों को मंच देना जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। चलिए, वो सब तो आरोप लग रहे थे कांग्रेस पर, डायरेक्ट नहीं। वैसे रेवंत रेड्डी वाला बयान था, लेकिन फिर भी यहां तो डायरेक्ट हो गया। अब तो डायरेक्ट अपमान, वो भी कांग्रेस के हैंडल से। बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी गई, बीड़ी से तुलना।
ये हिट होने के चक्कर में 2-2 बार हिट विकेट। केरल कांग्रेस का पोस्ट, बीड़ी पर जीएसटी दर कम करने के फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए तंज कसा। जीएसटी के नए स्लैब में बीड़ी पर जो टैक्स की दर है वो 28 से 18 कर दी गई। इस पर क्या हुआ, केरल कांग्रेस ने बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी दर का एक चार्ट शेयर करते हुए क्या लिखा, वो अगर हम दिखाएं, ये लिखा, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी। बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। क्या लिख रहे हैं? अरे डिलीट हो गया, बाद में डिलीट करना पड़ा। कितने सेल्फ गोल। बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं और बवाल भी बी से शुरू होता है और बवाल हो गया शुरू। अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता, वो उनका पोस्ट था। खैर, कांग्रेस के इसी पोस्ट पर बिहार में बवाल मचना तय, जिसके बाद फौरन बाद केरल कांग्रेस को सेल्फ गोल का जो है अंदाजा हुआ, एहसास हुआ और अपने उस विवादित पोस्ट को हटाकर उसके लिए हाथ जोड़कर अच्छा माफी मांग ली। ये माफी इधर है, ये वो पोस्ट है। माफी मांग ली, माफी मांगनी पड़ेगी। अब बिहार में चुनाव है, ऐसे थोड़ी ना बार बार बिहारियों का अपमान। अब इस माफीनामे में ये केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया था। केरल कांग्रेस ने लिखा कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था क्यों किया डिलीट? फिर रहने देते, डिलीट किया ना, ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें। अब तो बिहार के लोग तय करेंगे साहब, हम कौन होते हैं तय करने वाले। लेकिन केरल कांग्रेस के माफीनामे पर बात बनी नहीं। डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश बेकार गई, क्योंकि ना हो ये रहा है, ये लगातार दूसरा है सेल्फ गोल कह लीजिए। अभी क्या हुआ था, पहले मां को गाली, फिर माटी का अपमान। पहले क्या हुआ था, पहले मां को गाली, अब माटी का अपमान। मां माटी मानुष भी जोड़ सकते हैं, बिहार के लोगों का भी है मां माटी मानुष, लेकिन पहले मां को गाली फिर माटी का अपमान। ये लगातार दूसरा सेल्फ गोल है ना। अच्छा, ये बीजेपी कह रही है ये आदत है, ये हर बार ऐसा करते हैं। अभी बता रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने इससे पहले बिहार को देश की क्राइम कैपिटल बता दिया था कि बीजेपी वालों ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो बिहार क्राइम कैपिटल,